हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है काफ़ी दिन से, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो ऐसे का पॉइंट में 3.1 तक आपको पढ़ाया था। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 3.2। तो किस प्रकार से मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में आप लोग को पता है कि भाई किस प्रकार से आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेना, उसमें अच्छी तरह समझा रखा है कि जो है ये किस प्रकार से आज जो पूरा वर्ल्ड एक है कि भाई कहीं पर व्यापार हो, कहीं पर मशीन प्रोडक्शन होता है, कहीं पर सेल होता है, कहीं कंपनियां लगती हैं जो है सामान बना रही हैं, कहीं पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो चाइना की चाय जो है पूरे वर्ल्ड में बिक रही है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब जो है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ जो है, सारा सामान बाहर देशों में जा रहा है और बाहर देशों से इंडिया में आ रहा है, अमेरिका से रूस में जा रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हर एक आदमी जो है सर्विस करने के लिए बाहर देशों में जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए बाहर देशों में जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन का ही देन है। तो आज जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये किस प्रकार से हुआ, तो इसको मैं पॉइंट वाइज करके आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है नहीं। एक एक चीज़ मैं आपको शुरू से समझाते हुए आ रहा हूँ और सारे वीडियो आप जो लोग उसको देखते रहना, और उसमें मैं पॉइंट डाल रखा हूँ। जैसे अभी आज की वीडियो में डालूंगा मैं 3.2 पोस्ट वार रिकवरी। तो इसी प्रकार से 3.1 है, 2.3, 4, इस प्रकार से आपने सीरीज में पढ़ते रहना इनको, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है, और मैं उसमें पॉइंट भी लिखता हूँ हर एक वीडियो पर। तो आप अच्छी तरह इनको निकाल के पहले सीरियसली से पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो अब मैं समझा रहा हूँ, पहले मैंने आपको समझाया कि भाई इंटरवार इकोनॉमी में क्या था, वो किस प्रकार से जो इंटरवार इकोनॉमी थी वो पूरा मैंने आपको 3.1 में समझा दिया हूँ। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुई थी वो समझा दिया। आज समझा रहा हूँ कि पोस्ट वार रिकवरी, जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद किस प्रकार से उसकी रिकवरी हुई, किस प्रकार से जो है उसके बाद में प्रोडक्शन हुआ और कैसे कैसे देशों ने अपने आप को संभाला, उन्नति की, तरक्की की, ठीक है नहीं, प्रोग्रेस की। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो ये है पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफ़िकल्ट। जो देखो सबसे पहले पोस्ट वार रिकवरी का अर्थ है युद्ध के बाद में सुधार, युद्धोत्तर सुधार। जो हिंदी वालों के लिए, मैं हिंदी वालों को भी समझाते चलता हूँ मैं लास्ट में, क्योंकि उनको हिंदी में शुद्ध वर्ड लिखने होते हैं। हिंदी के छोड़, इंग्लिश वालों के लिए तो अपने इंग्लिश में वर्ड लिखने हैं, उनको तो वो कैसे भी समझ लेंगे, उनके लिए समझना बहुत आसान है। लेकिन हिंदी वालों के लिए क्या है, उनको शुद्ध वर्ड लिखने होते हैं कुछ। तो वो जो शुद्ध वर्ड जो है वही वो एग्जाम में लिखेंगे तभी उनको नंबर मिलते हैं। तो इसका जो है शुद्ध हिंदी होगा युद्धोत्तर सुधार, युद्धोत्तर सुधार। इंग्लिश वालों को तो ठीक है पोस्ट वार रिकवरी, ठीक है नहीं भाई, वार के बाद में किस प्रकार से जो सुधार हुए वो है। लेकिन हिंदी वालों के लिए होगा युद्धोत्तर सुधार। तो बोलता है पोस्ट वार इकोनॉमी रिकवरी प्रूव्ड डिफ़िकल्ट। जो युद्ध के बाद में जो आर्थिक स्थिति थी उसको जो रिकवर करना, उसको पटरी पर लाना बहुत ही मुश्किल था। और ये होता भी है कि भाई युद्ध के अंदर बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी जान और माल की हानि होती है। तो इस प्रकार से बाद में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वार पीरियड इन पार्टिकुलर फेस्ड प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। जो ब्रिटेन जो है, जो वार से पहले जो एक बहुत अच्छे मतलब अच्छी लीडिंग इकोनॉमी थी। लीडिंग इकोनॉमी मतलब जो बहुत ही बढ़ चढ़ने वाली जो है, सबसे बड़ी जो है लीडिंग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वार से पहले इन पार्टिकुलर। और उसने खास कर सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को उठाना पड़ा, प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, और सबसे ज़्यादा जो है उसी को झेलना पड़ा। इसका ब्रिटेन का जो लंबा संकट था वो क्या है, इसी को झेलना पड़ा था, ठीक है नहीं, किसको, ब्रिटेन को। वाइल ब्रिटेन वाज प्रोक्लेम्ड विद वार इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। जब जो है जापान जो है जब युद्ध के अंदर लड़ रहा था, प्री ऑक्युपाइड विद वार के अंदर लड़ रहा था, वार से जूझ रहा था, उस समय इंडिया और जापान में इंडस्ट्रियों ने काफ़ी उन्नति की, डेवलप किया,
ठीक है नहीं, इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई इंडिया और जापान में। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट एंड कंप्लीट विद जापान इंटरनेशनली। अब क्या हुआ, युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन को जो है काफ़ी मुश्किल हो गया उसको अपनी पुरानी पोजीशन पे आना, पुरानी जो उसके पार्लर पोजीशन जो उसकी युद्ध से पहले की पोजीशन और डोमिनेंस था, उसके वर्चस्व था जो उसका व्यापार के अंदर, उसको पकड़ना, उसके अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था इंडियन मार्केट में। और इसी प्रकार से जापानी इंटरनेशनल लेवल पर जापानी मार्केट में सब जगह उसको काफ़ी मुश्किल हो गया था वहाँ पर दोबारा उसके साथ कम्पीट करना, समझ गए ना। मोर ओवर टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। अब जो है वार का जो खर्चा था, इससे अधिक जो युद्ध के अंदर जो खर्च किया हुआ था, युद्ध की जो भरपाई करनी थी, उससे क्या है ब्रिटेन ने अमेरिका से बहुत जम करके बहुत भारी जो है क्या ले लिए थे, उसने उधार ले लिया था, कर्ज ले लिया था। युद्ध के जो भरपाई करने के लिए, युद्ध के अंदर जो एक्सपेंडिचर खत्म हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से बहुत भारी कर्ज लिया था। दिस मेंट दैट एट द एंड ऑफ वार ब्रिटेन वाज बर्डन्ड विद हुग एक्सटर्नल डेबिट। और इसका परिणाम ये हुआ कि भाई युद्ध के बाद, जब से युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन के ऊपर भारी कर्ज बहुत ज़्यादा हो गए। बर्डन्ड विद हुग एक्सटर्नल डेबिट, भारी कर्ज के नीचे दब चुका था वो, ब्रिटेन जो है भारी कर्ज के नीचे दब चुका था। तो इसका मैं हिंदी वालों के लिए भी थोड़ा शुद्ध शब्द में बता देता हूँ कि किस प्रकार से वो लिखेंगे हिंदी वाले कि भाई युद्ध के बाद जो आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक पावर उसके पास बहुत थी, अर्थव्यवस्था उसकी बहुत अच्छी थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट को भी उसी को झेलना पड़ा, ठीक है नहीं, इंग्लिश में क्राइसिस है तो इसमें संकट आ जाएगा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लग रहे थे। देखो उसी समय जापान में उद्योग विकसित होने लग रहे थे। तो अब क्या होने लगा, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व स्थिति करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल लिखा हुआ है, डोमिनेंस स्थापित करना उसके लिए, डोमिनेंस का मतलब वर्चस्व स्थापित करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। और जापान और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी मुश्किल हो गया उसके लिए, ठीक है नहीं, क्योंकि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसी सामना करना था, उसको जापान से करना था। मोर ओवर टू फाइनेंस वार, हाँ तो इसकी हिंदी में समझा रहा हूँ मैं कि इससे ज़्यादा क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जो युद्ध के लिए अमेरिका से जम करके कर्ज ले लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें कर्ज ले लिए, और वो उनके कर्ज के नीचे ब्रिटेन बाहरी विदेशी कर्जों के नीचे दब चुका था वो, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ है, भी आराम से समझते जाओ और आराम से इसको हिंदी में इंग्लिश में आराम से समझ करके आराम से आप लोग याद करते रहना, ठीक है नहीं। द वार हैड लेड टू एन इकोनॉमी बूम दैट इज टू लार्ज increase in demand, production and employment. अब जो है war had led to the economic boom that is the to large increase in demand, production and employment. अब जो क्या था, युद्ध के कारण जो है इकोनॉमिक बूम जो थी, आर्थिक जो उछाल था वो बहुत तेज़ी से था, क्योंकि उस समय क्या करना पड़ रहा था, लार्ज इंक्रीज बढ़ाना पड़ रहा था, डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा था, और एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ रही थी, ठीक है नहीं। ये उसमें काफ़ी उछाल पर आया था ये युद्ध के दौरान। व्हेन द वार बूम एंडेड प्रोडक्शन कंट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। जैसे ही ये युद्ध का बूम जो उछाल जो है ख़त्म हुआ, उस समय जो है प्रोडक्शन जो है कम होने लग गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गए। At the same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into the with peacetime revenues. अब उसी समय गवर्नमेंट ने भी क्या किया भाई कि जो वार एक्सपेंडिचर के जो था खर्चे थे,
जो एक्सपेंडिचर हुआ था, वो खर्चा था, उसको हाई करने के लिए उसने क्या है, पीस टाइम शांतिकालीन रेवेन्यू जो टैक्स लगा करके उसकी भरपाई करनी चाहिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने, ठीक है ना। These developments led to huge job losses in 1921. One in every 5 British worker was out of work. और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट था, इससे क्या हुआ कि भाई बहुत बड़ी जो है समस्या, बहुत बड़ी समस्या क्या हो गया, जॉब जो है ख़त्म हो गई। और 1921 में हर 5वें आदमी के बाद में एक आदमी जो है जॉबलेस था, मतलब उसके पास काम नहीं था, ठीक है नी। इंडीड एंग्जाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम एन इंड्यूरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वार सीनरियो। अब जो ये पोस्ट वार सीनरियो है कि युद्ध के बाद के जो था, उसमें जो है युद्ध के बाद का जो वातावरण था, पोस्ट वार सीनरियो में युद्ध के बाद का जो वातावरण था, उसके बाद में रोजगार के बारे में और बहुत ज़्यादा चिंताएँ बढ़ने लग गई, अनिश्चितता बढ़ गई, ठीक है नहीं। अनिश्चितता और चिंताएँ रोजगारों के बारे में काफ़ी बढ़ चुकी थी युद्ध के बाद के वातावरण में, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। ये था इंग्लिश वालों के लिए। अब मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ आपको। जो हिंदी क्या है, युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, बूम उछाल होता है, और क्योंकि मांग जो है उत्पादन की बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, डिमांड हो गई थी, मांग बढ़ गई थी, प्रोडक्शन के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। व्हेन द वार बूम एंडेड, जब युद्ध का जो है ख़त्म होने लगा, तो उसके बाद क्या है, जब युद्ध खत्म होने लगा तो उसका उत्साह खत्म होने लगा, तो उस उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती करना शुरू कर दिया, और शांतिकालीन कर लगा करके, जो शांतिकालीन कर लगा करके उसने पीस टाइम रेवेन्यू लगा करके उसकी भरपाई करनी शुरू की, ठीक है नहीं। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में ख़त्म हो गए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी, ठीक है। तो ये था इसका हिंदी का। अब अगला है मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वर आल्सो इन क्राइसिस। बहुत सारी कृषि आधारित अवस्थाएं भी संकट में थी। कंसिडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर। अगर हम जो है कंसिडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर, अगर जो हम गेहूं का ही उदाहरण लेते हैं, तो बिफोर द वार ईस्टर्न यूरोप वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। तो वार से पहले जो है यूरोप जो था वो व्हीट का, जो गेहूं का सप्लायर, सबसे मार्केट में सबसे बहुत बड़ा सप्लायर था वो। व्हेन द सप्लाई वाज डिस्ट्रप्टेड ड्यूरिंग द वार, व्हीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अब क्या है, जब जो है यूरोप के अंदर, क्योंकि युद्ध काल जा रहा था, यूरोप में लड़ा जा रहा था, और उससे पहले यूरोप क्या था, इसका सप्लायर था बहुत का व्हीट का। लेकिन वहाँ पर जो है युद्ध के कारण क्या हो गया, वहाँ ज़मीन में पैदावार ख़त्म हो गई, युद्ध के कारण पैदावार कर नहीं पाए, ज़मीन में प्रोडक्शन कर नहीं पाए। तो अब जो है वहाँ पर सप्लाई करने के लिए कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर एकदम अचानक से बहुत तगड़ी सप्लाई ये बढ़ने लग गई इनको, ठीक है ना। इन्होंने बहुत तेज़ी से अपना जो है वो खेती को बढ़ा दिया और पैदावार को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया इसके अंदर। बट वंस द वार वाज ओवर, लेकिन जब वार ख़त्म हुआ, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएशन ए गलट इन व्हीट आउटपुट। अब क्या हुआ, जैसे वार ख़त्म हो गया तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर, सब यूरोप के अंदर जो है प्रोडक्शन दोबारा से व्हीट की शुरू कर दी। अब क्या है, और व्हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों, पहले जो कनाडा ने, अमेरिका ने और इन्होंने यूरोप को सप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा गेहूँ उगाना शुरू कर दिया था, फसल उगानी शुरू कर दी थी व्हीट की, ताकि भाई जो है वहाँ पर मांग है, हम ज़्यादा उगाएंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने भी उगाना शुरू कर दिया, और जब युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप ने भी उगाना शुरू कर दिया। तो क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा गेहूँ पैदा हो गया, और ग्रेन प्राइसेस फेल। अब जब ज़्यादा
सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, तो प्राइसेस अपने आप ही गिर जाएंगी। तो ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइंड, और देहात के लोगों की, किसानों की जो इनकम थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। एंड द फार्मर फेल डिपर इन द, और किसान जो थे वो कर्ज में दब गए। तो ये था आपका 3.2 पोस्ट वार रिकवरी। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के लिए, चाहे किसी भी स्कूल का हो, अपने साथियों के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए इसको शेयर करना। अब इसी वीडियो में मैं आपका और पॉइंट कवर कर रहा हूँ 3.3। इसको जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिलेबस में डालूंगा अभी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी, ताकि आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आती रहे और आप उसको पढ़ते रहो। तो इसका है 3.3 राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब जो है युद्ध के बाद में जो है किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ा और किस प्रकार से उसको उत्पादन हुआ और किस प्रकार से उसका उपभोग हुआ। हाँ, ये पहले वाले की मैंने हिंदी नहीं समझाई है आपको, पहले वाले पैराग्राफ की जो हिंदी वाले बच्चों के लिए, उसको मैं हिंदी समझा देता हूँ। ये आप लोग ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, पहले दोनों की सारी चल जाएंगी। तो बोलता है कि मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएँ थी, वो भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूँ उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान ये आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ, पूरी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की बहुत अति की हालत पैदा होगी, बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पर गेहूँ, और अनाज की कीमतें गिर गई। ग्रामीण जो है आय कम हो गई और किसान जो है कर्ज में दब गए। तो ये जो थी हिंदी वालों के लिए, ठीक है नहीं। अब जो है मैं आपको लेता हूँ 3.3 राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। भाई जो किस प्रकार से जो बाद में एकदम से जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग हुआ, उत्पादन बढ़ा और उसका कंजम्पशन में उपभोग भी हुआ, उसका इस्तेमाल भी किया गया उसका, ठीक है नहीं। तो ये देखो, इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। सबसे पहले युद्ध के बाद में सबसे सुधार की गति किसकी रही? अमेरिका की रही, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वार हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि भाई किस प्रकार से जो है यूएस की अर्थव्यवस्था में वार ने बहुत ज़्यादा मदद की थी, वार इकोनॉमी को सुधारने में युद्ध ने, क्योंकि युद्ध जो है अमेरिका के ऊपर तो किसी ने अटैक कोई कर नहीं रहा था और अमेरिका के अंदर काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो रहा था। आफ्टर ए पीरियड, हालांकि अमेरिका बाद में युद्ध में शामिल हो गया था, लेकिन वो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा था, ठीक है नहीं। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, मैं आपको बुक एनसीईआरटी की मदद से, बुक की मदद से लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को सही सेटल करके, तो उसको जो है आप आराम से ढंग से देख करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको बुक भी दिखाई देनी चाहिए और कहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो वर्ड भी दिखाई देना चाहिए और आपको समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अब क्या था कि भाई अमेरिका के अंदर जो था, जब मैंने आपको बता दिया कि भाई अमेरिका जो है ना, युद्ध ने जो है अमेरिका की उसकी इकोनॉमी में बहुत जल्दी वो क्या था, अमेरिका ने बहुत जल्दी रिकवरी की रही। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमी ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द war, the US economy resumed its strong growth in the early 1920। तो भाई 19वीं शताब्दी के पहले पहले ही जो है इसने किस प्रकार से जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेज़ी से जो है बढ़ गई वहाँ पर यूएस इकोनॉमी, और बहुत से उसने ग्रोथ हुई उसमें युद्ध के बाद, ठीक है। वन important feature of US economy of the 1920s was mass production। जो सबसे बड़ा जो 1920 में इकोनॉमिक बढ़ने का कारण यह था यूएस इकोनॉमी का कि भाई वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करना, बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों का, हर एक चीज़ों का प्रोडक्शन करना। द मूव towards mass production
had begun in the late 19th century, but in the 20s it became a characteristic feature of industrial production in the USA. Well-known pioneers of mass production was the car manufacturer हेनरी फोर्ड। अब क्या था कि भाई जो है अमेरिका के अंदर 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो है ये प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन 19th सेंचुरी में तो है अमेरिका के अंदर जो एक औद्योगिक प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा विशेषता रही है 1920 सेंचुरी में। और ये विशेषता किस चीज़ की रही है? ए वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरिंग हेनरी फोर्ड। और सबसे बड़ा जो उसमें वो रहा योगदान, वो रहा एक हेनरी फोर्ड के नाम से कार मैन्युफैक्चर का। हेनरी फोर्ड जो है जो कंपनी थी उसका मालिक का नाम जो हेनरी फोर्ड जो भी था, तो उसने जो कार का प्रोडक्शन किया उसने सबसे बड़ा प्रोडक्शन किया और उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ऊपर बढ़ा दिया उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, ठीक है नहीं। तो ये क्या थे, किस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लेना इसको। तो जो एक हेनरी फोर्ड था, ही अडोप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ चिकागो slaughter house in which slaughters animal were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to the new car plant in Detroit। अब क्या भैया, अब क्या हुआ कि उसने देखा कि भाई उसने ये इसका उदाहरण कहाँ से लिया, जो उसने जो कंपनी लगाई और उसमें कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम किया, तो उसने देखा था ये कहाँ पर, ये अडोप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ चिकागो में स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ पर बुचड़ी खाने, जहाँ पर पशुओं को मार करके उनका मीट काटा जाता है। तो वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर क्या है, मीट की डिमांड काफ़ी थी, तो वहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई थी, इन विच स्लॉटर्स एनिमल वर पिक्ड अपार्ट बाय द बुचर्स बाय देयर डाउन टू कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है कि एक मशीन होती है और मशीन के ऊपर पशुओं को जो है उसमें रख दिया जाता था और उस बेल्ट के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक उस मशीन से उस पशुओं के मांस का टुकड़ा कट करके मीट कट करके उस बेल्ट के ऊपर चलता रहता था और अगले किनारे पर उसके ग्राहक जो खड़े होते थे और वो अपना लेकर के मीट चलते रहते थे। तो उसने देखा कि इससे तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो रहा है कि भाई बेल्ट, एक मशीन चल रही है, मशीन के ऊपर कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आजकल रोटियां बेलने में भी ये इस्तेमाल किया जाता है कि रोटियां उसके ऊपर अपने आप चलती रहती हैं, मशीन होती है वो। तो इस प्रकार से वो कन्वेयर बेल्ट है कि भाई अगर, तो उस पर देखा कि किस प्रकार से पशु जो है उसके ऊपर रख दिए जाते हैं, मरे हुए पशु, और उनका मीट कट करके अपने आप टुकड़ों में और आगे गिरता रहता है और उसके जो खरीदने वाले हैं वो उठा करके चलते रहते हैं, भीड़ नहीं होती है। तो इसी प्रकार से उसने भी एक कार प्लांट के अंदर यही चीज़ इस्तेमाल की। अब उसने क्या है, यही चीज़ इसको देख करके उसने कंपनी लगाई, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई और इंडस्ट्री में जो है यही जो कन्वेयर बेल्ट लगाई और उसने कारों का प्रोडक्शन इसी प्रकार से किया कि भाई उसने जो है क्या किया कि लाइनों में खड़े कर दिए, एक यहाँ पर मिस्त्री खड़ा कर दिया, जो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो जो मिस्त्री लोग थे उनको चल करके नहीं जाना होता था, कार बनेगी उनको अपने अपने पार्ट्स लगाने होते थे और वो कन्वेयर बेल्ट चल करके कार उसके पास आएगी और वो मिस्त्री उसके ऊपर जो है अपने जो उससे संबंधित पार्ट्स हैं उसमें फिट कर देंगे, फिर अगले मिस्त्री के पास चली जाएगी वो, ठीक है नहीं। फिर वो उसमें अपने संबंधित पार्ट्स फिट कर देगा, वो ऑटोमेटिक अपने उसके ऊपर चली जाएगी और वो रुकेगी नहीं, उसका टाइम फिक्स था। तो उस फिक्स टाइम में ही उनको जो मिस्त्री थे उनको काम करना होता था। तो ये मैं आपको इसमें लिखा है वो समझाऊंगा आपको, देखो कैसे प्रकार से, ठीक है। तो बोलता है कि ये अडोप्टेड द असेंबली, प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरिंग हेनरी फोर्ड, और ये अडोप्टेड द असेंबली द शिकागो स्लॉटर हाउस इन द विच स्लॉटर्स एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट द बutchers एज दे केम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट, जो कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरता जाएगा। दिस न्यू कैट प्लांट्स इन डेरोट, ये न्यू प्लांट पर डेरोट में लगाई गई थी। ही रियलाइज दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल, और उसने देखा
कि भाई ये जो मशीनरी जो ये बेल्ट वाला मशीनरी लाइन है, ये जो अगर हम वहाँ पर लगा देंगे फैक्ट्री में, तो इससे जो है मशीनें जो कारों का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और सस्ता हो जाएगा, ठीक है नहीं, फास्टर हो जाएगा तेज़ी से। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर टू रिपीट ए सिंगल टास्क, ठीक है ना, मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली। अब ये असेंबली लाइन में क्या था कि जो वर्कर थे उनको अपने एक ही काम करना होता था और मैकेनिकल ढंग से और बहुत ही तेज़ी से करना पड़ता, कंटिन्यू लगातार करना पड़ता था। सच एज फिटिंग ए पार्टिकुलर पार्ट्स टू द कार, जिस प्रकार से कार के अंदर को पार्टिकुलर उसको फिटिंग करना, ठीक है नहीं। एट ए पेस्ट डिटेक्टेड बाय द कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जैसे कार उसके पास आती और मिस्त्री जो है उसको अपना पार्ट जो लगाना होता था उसमें लगा देता और फिर वो आगे को चली जाती। दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाई स्पीडिंग ऑफ द पेस ऑफ वर्क, और इस प्रकार से हर एक वर्कर की इसमें आउटपुट बढ़ गई और इसे प्रोडक्शन बढ़ गया। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मेंशन, टेक ए ब्रेक और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड्स विद ए वर्कमेट। और क्या था इसमें कि भाई जब वो मशीन के ऊपर उसके पास वो आते थे तो उसमें कोई भी वर्कर बिल्कुल डिले नहीं कर सकता था, अफोर्ड टू डिले नहीं डिले कर सकता था, और टेक ए ब्रेक ना ब्रेक ना वो रेस्ट कर सकता था, और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड विद ए वर्कमेट, और अपने काम करने वाले साथियों से एक शब्द भी नहीं बात भी नहीं कर सकता था वो। इसी प्रकार से इतना स्पीड से उसको काम करना होता था उस बेल्ट के ऊपर, ठीक है नहीं। एज ए रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल, और इसका परिणाम क्या हुआ कि हर 3 मिनट के बाद में वहाँ से उसे कार निकल के प्रोडक्शन होकर के बाहर निकलने लग गई। इतना तगड़ी फास्ट जो है इसमें प्रोडक्शन होने लग गया। ए स्पीड मच फास्टर दैन दैट ए अचीव्ड बाई परिवेश मेथड, जो परिवेश मेथड का था उससे ये जो पहले जो तरीका था उससे इसमें स्पीड जो है प्रोडक्शन स्पीड काफ़ी बढ़ गई, ठीक है नहीं। टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार, और ये जो मॉडल था ये सबसे संसार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का पैदा करने वाला एक मॉडल बन चुका था, ये इसका उदाहरण बन चुका था, ठीक है भाई। इस प्रकार से एक जो है का सबसे ज़्यादा फास्ट जो है प्रोडक्शन करने वाला ये मॉडल बन सकता था, बना हुआ था, ठीक है नहीं। तो आप जो आगे ध्यान दो, अभी मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए कि भाई 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करना का चलन, हिंदी वालों के लिए आ जाएगा भरत उत्पादन का चलन। और ये जो मास प्रोडक्शन की ओर बढ़ने की का सिलसिला तो 19वीं शताब्दी के आखिर में शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो ये अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की एक विशेषता बन गया था। कार निर्माता जो हेनरी फोर्ड बहुत उत्पादन में व्याख्यात प्रणाते थे। उन्होंने शिकागो के एक बुच्चड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कार बनाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन का स्थापित कर दी। जो बेल्ट थी कन्वेयर बेल्ट उसको स्थापित कर दिया उसने। शिकागो के बुच्चड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस के विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा करके निकलते जाते थे। ये देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से ही बहुत ही किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे एक कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वर्टर बेल्ट कितनी रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाला था। ये कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस अवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर बाहर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बहुत उत्पादक पद्धति में भी
बनी पहली कार थी। तो ये मैंने हिंदी वालों के लिए समझा दिया है, इंग्लिश वालों को मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। अपने अपने सिंपल भाषा में कैसे याद कर सकते हो उसे याद कर लेना, उसको पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, ठीक है नी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों को शेयर करना और लाइक करना। अभी आगे है एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पीस ऑफ वर्क। अब जो पहले क्या था कि भाई वहाँ पर जो वर्कर थे फैक्ट्री में काम करने वाले, वो इसके साथ नहीं चल पाए, क्योंकि ये जो बहुत तेज़ी से चलता था और अपना उनको लिए काफ़ी समस्या होने लग गई, उसको अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाए वो, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ रहा था उनको। सो दे क्वाइट ए लार्ज नंबर, और इस प्रकार से क्या है, काफ़ी संख्या में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि भाई उसमें काम काफ़ी करना पड़ रहा था, ना कोई रेस्ट था, ना कभी बात कर सकते थे, और ना कभी इस प्रकार से उनको काफ़ी संख्या में नौकरी छोड़ दी। अब इसके लिए उसने क्या किया, डिस्प्रेशन फोर्ड डबल्ड द डेली वेजेस टू $5 इन जनवरी 1914। तो अब क्या था, अब उसके मालिक ने क्या किया, जो था फोर्ड ने क्या किया भाई, उसने जो है उनकी तनख्वाह डबल कर दी, उनके वेजेस थे वो डबल बढ़ा दिए ताकि वो नौकरी छोड़ के ना जाएं, और उन्होंने $5 पर डे के हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। $5 पर डे, मतलब उस समय 1914 में $5 बहुत ज़्यादा होते थे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि $5 का मतलब है कि आज हमारे एक मजदूर को जो मजदूरी मिल रही है पूरे दिन में, वो उनको 1914 में मिल रही थी। तो उस समय जो चीज़ें कितनी सस्ती होती थी। एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन दिस प्लांट्स, और उसी समय उसने ट्रेड यूनियन थी, जो भाई ट्रेड यूनियन होते हैं जो हड़ताल कर देना, ये कर देना, वो कर देना, उन पर बैन लगा दिया उसने, ठीक है नहीं। ये प्रकार से उसने किया। अब आगे क्या किया उसने भाई, फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस सून स्प्रेड इन यूएस। अब जो ये इसका जो फोर्डिस्ट का इंडस्ट्री जो था, ये जो है सारे के सारे उसमें अमेरिका में फैल गया कि भाई इसी प्रकार से जो काम सभी करने लग गए। दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन 1920, और सारे यूरोप के अंदर जो है इसके इसी प्रकार का काम होने लगा, यूरोप में फैल गया इसकी कॉपी जो है, मतलब ये इसके नकल यूरोप में भी करने लगे लोग, ठीक है नहीं। मास प्रोडक्शन लवर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। अब जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन होने लगा, प्राइसेस जो कॉस्ट जो गिरने लगी, और चीज़ें की वो सप्लाई भी अच्छी होने लगी। थैंक्स टू हायर वेजेस मोर वर्कर कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर्स गुड्स सच एज कार प्रोडक्शन इन द US rose from 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929। अब क्या था कि भाई ये जो काम बढ़ा, लोगों का तनख्वाह बढ़ी, वेजेस बढ़े, चीज़ों की सप्लाई अच्छी बढ़ी, तो उसके कारण क्या है, लोग जो है कार खरीदने लग गए, लोगों को जो कार खरीदने लगे, और उसका कंज्यूमेशन जो था कार का उपयोग जो है, उपभोग जो है डबल हो गया, और ये परचेज डबल हो गया। और इसके अंदर क्या था कि कार प्रोडक्शन US के अंदर जो था 2 मिलियन से 1919 में ये 2 मिलियन था कार का प्रोडक्शन जो कंज्यूमशन, और ये बढ़ गया कितना, अब 5 मिलियन 1929 में बढ़ गया प्रोडक्शन जो है कार का, 2 मिलियन से 929 मिलियन बढ़ गया उसमें, ठीक है नहीं। सिमिलरली देयर वाज ए सपोर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब जो है लोगों के लिए इनकम बढ़ी, तो ज़रूरी बात है पैसा बढ़ा, तनख्वाह बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो अब लोग क्या है रेफ्रिजरेटर भी खरीदने लग गए, वॉशिंग मशीन खरीदने लगे, रेडियोज ग्रामोफोन खरीदने लगे, प्लेयर्स खरीदने लगे, ऑल थ्रू द सिस्टम ऑफ हायर परचेज। और ये जो हायर परचेज करने लगे दैट इज ऑन रिपीट इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। और ये कैसे खरीदने लग गए, क्योंकि वो उनकी तनख्वाह बढ़ गई थी,
अब वो जो है उनको लोन पे लेने लग गए और मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो लेने लग गए इसको, ठीक है नहीं। डिमांड फॉर रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा वाज आल्सो फ्यूल्ड बाय ए बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप फाइनेंस्ड वन अगेन बाय लोन। और जो इनकी डिमांड जो है उसके कारण बूम आया किसके ऊपर, हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया। और ये सारा का सारा किस पर लेते थे, फाइनेंस के ऊपर घर लेते थे, लोन के ऊपर, ठीक है नहीं। तो अभी जो है मैं इसको थोड़ा हिंदी वालों को भी समझा देता हूँ मैं 2 पैराग्राफ जो है, ताकि उनको भी साथ साथ समझते रहेंगे। तो देखो ये इसका क्या था भाई, तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लग गए थे। हाँ, उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा था। अपने इस फैसले से फोर्ड संतुष्ट थे। हाँ बेटा, ये जो इंग्लिश वालों को शायद पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया, तो ये इंग्लिश वालों को मैंने छोड़ दिया इस पैराग्राफ, ठीक है नहीं, तो मैं पढ़ा देता हूँ, ये बीच में छोड़ गया मैं। हाँ, यहाँ तक बढ़ाया, उसके बाद आगे चलेगा। हाँ, हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज फॉर रिपीटली स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर टू वर्क ओवर हार्डर। अब क्या है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा दिया और वर्करों से ज़्यादा काम लेने लग गए। सो ही वुड सून, ये था हेनरी फोर्ड रिक्वायर्ड द हाई वेजेस बाय रिपीटली स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर टू वर्क एवरी हार्ड। और हर एक से जो है उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, काम को बढ़ा दिया, और हर एक से उसका घाटा को पूरा करने के लिए उससे ज़्यादा काम लेने लग गए। सो ही वुड सून डिस्क्राइब द डिसीजन टू डबल द डेली वेजेस द बेस्ट कॉस्ट कटिंग एंड डिसीजन ऑफ द ईयर आवर। और इस प्रकार से क्या है, उसने जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ा करके उसने क्या कर दिया, उसको अपने सोचा कि भाई ये सबसे अच्छा फैसला है, और उससे बहुत ही खुश था वो, ठीक है नहीं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में कोई फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई थी, ठीक है नहीं। शुरुआत में जो फैक्ट्री के जो मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा करने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल पैदा हुई थी, क्योंकि उसकी रफ्तार को किसी भी तरह क्या है नियंत्रित नहीं कर सकते थे वो, और बहुत सारे मजदूरों को काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए उसने क्या किया कि उसने उनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी, $5 प्रतिदिन कर दिया था, $5 प्रतिदिन कर दिया उसने, ठीक है नहीं। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड को जो नुकसान हो रहा था उसके लिए क्या किया उसने उनके अपने काम के भरपाई करने के लिए उसने काम की रफ्तार को बढ़ा दिया। वो जो बेल्ट थी उसकी रफ्तार को बढ़ा दिया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने लग गया वो, ठीक है नहीं। और इस काम से वो काफ़ी संतुष्ट था और उसने कहा था कि भाई जो है मैं जो है इससे अच्छा फैसला मैंने पहले कभी नहीं लिया। आगे जो है फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियाँ जो है जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बहुत उत्पादन पद्धति से इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतें में भी कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर जो कार भी खरीदने लगे और उपभोक्ता जैसी टिकाऊ चीज़ें। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर ये 50 लाख प्रति वर्ष से भी ऊपर पहुंच गया था, ठीक है। 50 लाख जो है प्रति वर्ष से भी ऊपर पहुंच गया था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी, वीकली या मंथली चुकाई जाती थी उसकी कीमतें, ठीक है। अब जो है मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग से इजाफा हुआ और इसका घरों का निर्माण जो है खरीदारी कर्जे पर लिया जाता था और इनको लोन पे देते थे, ठीक है। अब जो है आगे जो है यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं आपको। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर्स बूम ऑफ 1920 created the basis of prosperity in the US
अब अमेरिका के अंदर जो था ये हाउसिंग का और जो कंज्यूम का जो बूम था ये बहुत उछाल आया और इसने क्या वहाँ पर बहुत ही प्रोस्पेरिटी खुशहाली ला दी वहाँ पर लोगों में। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स। अब क्या है, ये जो लार्ज इन्वेस्टमेंट तक किसके ऊपर, घरेलू चीज़ों के ऊपर और घरों के ऊपर, इससे लगता था कि वहाँ पर जो है रोज़गार के साधन भी, रोज़गार भी बढ़ गया और हाई इनकम भी बढ़ गई। रेजिंग द कंज्यूमशन, डिमांड भी बढ़ गई। अब जो है उसके कारण क्या है, कंज्यूमशन भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी और मोर इन्वेस्टमेंट होने लगा वहाँ पर एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और वहाँ पर लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा बढ़ गया और इनकम भी अच्छी बढ़ने लग गई। इन 1923 द US resumed exporting capital to the rest of the world and became the larger overseas lender। अब जो है 1923 में जो है US जो था, अमेरिका जो है पूरे देश के अंदर क्या है वहाँ पर अपने कैपिटल, अपना धन को देने लग गया, वो पैसा लगाने लग गया और सबसे बड़ा लार्जर उधार देने वाला बन गया। वो देश जो है उधार देने वाला, सभी को जो है कर्जा देने वाला बन गया। जो पहले को उधार लेने वाला था अभी वो जो है कर्जा देने वाला बन गया। US import and capital export also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 year। हालांकि जो है अगले 6 साल तक, अभी जो 6 साल तक जो है इसकी जो है ये US का जो है व्यापार और ट्रेड और ये अच्छी तरह बढ़ता रहा, ठीक है नहीं, इसके अंदर काफ़ी उछाल आता रहा। All this however proved too good to the last, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। By 1929 the world would be plunged into the depression, जो पूरा का पूरा संसार था उसका मंदी में आ गया। Such it had never experienced before, जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था। तो ये था, आपको मैंने इसका 3.3 तक पढ़ा दिया है और अगले वीडियो में मैं आपको द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ लेना, इसको शेयर कर लेना और इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।